ईरान एक ऐसा देश है जो हिस्ट्री, कल्चर, ऑयल और मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। आज फिर एक बड़े क्रॉस रोड पर खड़ा है। दिसंबर 2025 के एंड और 2026 के बिगनिंग में ईरान ने सालों के सबसे इंटेंस प्रोटेस्ट देखे। ये प्रोटेस्ट पहले सिर्फ महंगाई और इकोनॉमिक प्रेशर से शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकल एंगर, स्टेट के साथ टकराव और ग्लोबल टेंशन में बदलते चले गए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ईरान की इकोनॉमी, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया का रिएक्शन, बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर के साथ। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन इसका पावर स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज्ड है। सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के सबसे पावरफुल इंसान हैं। उनके पास मिलिट्री का कंट्रोल है, जुडिशरी पर अथॉरिटी है, स्टेट मीडिया उनके इन्फ्लुएंस में है और गार्डियन काउंसिल पर उनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अयतुल्लाह खामेनी 1989 से पावर में है और इस पोजीशन के लिए कोई फिक्स टर्म नहीं है। प्रेसिडेंट का रोल ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। 2024 में मसूद पजेश्किन ईरान के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनकी इलेक्शन प्रोसेस पर काफ़ी सवाल उठाए गए। इलेक्शन से पहले ही कई कैंडिडेट्स को गार्डियन काउंसिल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और वोटर टर्नआउट 50% से भी कम था। इससे ये क्लियर होता है कि इलेक्शंस होते हुए भी पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर कम होता जा रहा है। गार्डियन काउंसिल एक अनइलेक्टेड बॉडी है जो डिसाइड करती है कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं। ये पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती है। जिसे मजलिस कहा जाता है 219 मेंबर्स से मिलकर बनती है, जिसमें ज्यादातर कंजर्वेटिव्स और हार्डलाइनर्स होते हैं। इस पूरे सिस्टम का रिजल्ट यही है कि इलेक्शंस होने के बावजूद रियल पावर क्लरिकल लीडरशिप के हाथों में ही रहती है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ईरान को फुल डेमोक्रेसी नहीं मानते और ये बात हमें भी पता है। ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस 2025-26 के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा ट्रिगर बनी। इकोनॉमी पहले से ही वीक थी, लेकिन 2025 में सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ी। इन्फ्लेशन रेट 42% से 48% तक बढ़ चुका है। ईरानियन रियाल की वैल्यू रिकॉर्ड लो पर चली गई है, जहां एक डॉलर के लिए लगभग 15 से 16 लाख रियाल। फूड प्राइसेस में मैसिव जंप देखा गया। असेंशियल आइटम 50 से 70% तक महंगी हो गई। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई, मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड होने के बजाय श्रिंक कर रही है। इस इकोनॉमिक कोलैप्स के पीछे की वजह थी इंटरनेशनल सैंक्शंस, जिनके कारण ऑयल एक्सपोर्ट्स हैविली रिस्ट्रिक्टेड हो गए। गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमिक मैनेजमेंट, करेंसी कंट्रोल के पॉलिसीज का फेल होना और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इनका बढ़ना सीधा इफेक्ट कॉमन सिटीजन्स पर पड़ा। लोग बेसिक चीज़ें तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इसी फ्रस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया। 2025-26 के प्रोटेस्ट की ग्राउंड रियलिटी काफ़ी इंटेंस और वाइड स्प्रेड रही। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाज़ार से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी और महंगाई और करेंसी क्रैश के खिलाफ ओपन रेजिस्टेंस दिखाया। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे तेहरान से लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि इफ्शान, शिराज, मशहद, हमदान और शीशम आइलैंड जैसे शहरों तक फैल गए। शुरुआत में स्लोगन सिर्फ इकोनॉमिक डिमांड्स पर फोकस थे, जैसे महंगाई कम करना, जॉब्स प्रोवाइड करना और करेंसी को स्टेबल बनाना। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट ग्रो होते गए, स्लोगन पॉलिटिकल होते गए। लोग ओपनली डेथ टू खामेनी एंड द रिजाइम जैसे स्लोगन्स लगाने लगे। यहीं से क्लियर हो गया कि ये मूवमेंट सिर्फ इकोनॉमी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ एक कलेक्टिव आवाज़ बन चुका है। इन प्रोटेस्ट में कोई एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ये एक मास मूवमेंट था जिसमें बाजार मर्चेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिलीज और वर्किंग क्लास सिटीजन सब शामिल थे। बैकग्राउंड के लोग एक ही फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे थे, एक ऐसे सिस्टम को जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फेल हो चुका था।
गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिस्पांस काफ़ी बैलेंस दिखने की कोशिश करता रहा। प्रेसिडेंट मसूद पजेश्किन ने पब्लिकली कहा, वी आर ओपन टू डायलॉग। इस स्टेटमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये सिग्नल देने की कोशिश की कि वो सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना चाहती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए। एक नया सेंट्रल बैंक गवर्नर अपॉइंट किया और अब्दुल नसीर हिम्मती को इस रोल में लाया गया। साथ ही हॉलीडेज और यूनिवर्सिटी ब्रेक्स को एक्सटेंड कर दिया गया। एनालिस्ट कहते हैं कि ये सब स्टेप्स प्रोटेस्ट को स्लो डाउन और डिफ्यूज करने की एक स्ट्रेटजी थी, ताकि स्ट्रीट्स से प्रेशर कम हो। लेकिन डायलॉग के क्लेम्स के बावजूद ग्राउंड रियलिटी काफ़ी हार्श है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस का यूज़ किया, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैशेस हुए और लार्ज स्केल अरेस्ट भी दिखे गए। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 7 लोगों की मौत कंफर्म हुई। ईरान की अथॉरिटीज़ आमतौर पर फोर्स यूज़ करने से इनकार करती हैं, लेकिन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने वायलेंस को क्लियरली कंफर्म किया। इंटरनेशनल रिएक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा, इफ़ ईरान वायलेंटली सप्रेसेस पीसफुल प्रोटेस्ट यूएसए विल इंटरवीन। इस स्टेटमेंट के बाद ईरान ने तुरंत रिस्पांस दिया और कहा कि यूएन चार्टर का वायलेशन है और इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस के बराबर है। यूनाइटेड नेशन के लेवल पर भी टेंशन दिखी। ईरान के यूएन एम्बेसडर ने अपील की कि यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रेट्स को कंडेम किया जाए और ईरान के इंटरनल अफेयर्स में दखल बंद हो। इस इशू पर यूएन फोरम्स और डिबेट और डिप्लोमेटिक प्रेशर का माहौल बना। ग्लोबली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। उन्होंने अरेस्ट, वायलेंस और फ्री स्पीच के सप्रेशन पर वार्निंग दी। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का मानना है कि ईरान की सिचुएशन सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू बन चुकी है। ईरान पहले से ही ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए कंट्रोवर्शियल रहा है। यहाँ डिसेंट को सप्रेस किया जाता है, एग्जीक्यूशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को रेगुलरली अरेस्ट किया जाता है। रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ जैसे बाहा कम्युनिटी के राइट्स भी हैवली रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसी वजह से पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर और ज़्यादा गिर चुका है। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। में प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। 2022 में मशा अमीनी की डेथ के बाद मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। 2025 में बेकर्स, फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स ने भी स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस किए। वाटर क्राइसिस, ब्रेड प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी कट्स जैसे इश्यूज पहले भी लोगों को स्ट्रीट्स पर ला चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 2025-26 के प्रोटेस्ट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि पिछले सालों के अनरेस्ट का नेचुरल कंटिन्यूशन। प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्लियर और लेयर्ड है। लोग महंगाई कंट्रोल करना चाहते हैं, जॉब्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं और पॉलिटिकल फ्रीडम और फ्री स्पीच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो पूरे सिस्टम और रिजाइम चेंज की बात कर रहे हैं। ईरान आज एक क्रिटिकल मूवमेंट पर खड़ा है, जहां इकोनॉमिक पेन, पॉलिटिकल रिजिडिटी और पब्लिक एंगर एक साथ टकरा रहा है। आने वाले दिन सिर्फ ईरान का फ्यूचर नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स भी शेप करेगी। सच को समझाने के लिए फैक्ट्स, फिगर और ग्राउंड रियलिटी को देखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो।